हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र और आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोग क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर फ्रिक्शन के रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किए थे। आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन। ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is sliding on a rough inclined plane which makes an angle of 30 degree with the horizontal. If the coefficient of friction between block and plane is 0.5, then find the acceleration of the block. तो inclined सरफेस पर किसी आनत समतल पर एक गुटका है। ये गुटका है, इसका मास m ले लेते हैं और थीटा एंगल पर ये क्या हो रहा है, समतल है हमारा, ये प्लेन। तो जब इस ब्लॉक को यहाँ पर रखा जाएगा तो ये प्लेन क्या करेगा, इस पर एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल R लगाएगा और इसका वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड mg लगेगा। इसके बाद इस थीटा के बराबर ये वैल्यू भी हो जाएगी और mg को हम लोग दो पार्ट में रिजॉल्व कर लेंगे। एक थीटा के डायरेक्शन में हो जाएगा mg cos थीटा और mg cos थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक। अब ये ब्लॉक जो है हमारा गुटका नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, ये फिसल रहा है नीचे की ओर। तो घर्षण बल किधर लगेगा, ऊपर के डायरेक्शन में। इस घर्षण बल को हम लोग नाम देते हैं एफ के। तो गुटके के नीचे गतिमान होने के लिए परिणामी बल का जो मान है वो नीचे की ओर होना चाहिए। mg sin थीटा एफ के का परिणामी हम लोग कैलकुलेट करेंगे और वही वैल्यू हमको क्या दे देगा, उसी फोर्स की वजह से हमको इस गुटके में एक्सेलरेशन मिलेगा। तो इसको लिख लेते हैं mg sin थीटा माइनस एफ के इक्वल टू एम ए। यहाँ पे इस गुटके का जो एक्सेलरेशन है वो ए है। mg sin थीटा एफ के प्लेस पर क्या लिखा जा सकता है, म्यू के इंटू आर। और यहाँ फिगर से पता चल रहा है आर mg cos थीटा को क्या करेगा, बैलेंस कर देगा। तो r को हम लोग mg cos थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। r की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। mg sin थीटा माइनस म्यू के इंटू mg cos थीटा इक्वल टू एम ए। m जो है बोथ साइड्स कैंसिल हो जाएगा और इसमें जो है g कॉमन ले लेते हैं। g ये बन जाएगा sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा इक्वल टू a। तो दोस्तों गुटके का जो त्वरण होगा, गुटके का त्वरण a बराबर, ये इसको हम लोग एज ए डायरेक्ट फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो है हम लोग ये फिगर भी ड्रा करके सॉल्व करेंगे अगर ये फार्मूला नहीं याद है। बट इस फार्मूले को हम लोग को रिमेम्बर रखना है। तो एक्सेलरेशन कैसे पता चलेगा, इसमें जी सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। जी की वैल्यू जो है 10 ले लेंगे और साइन थीटा यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री माइनस म्यू के इक्वल टू है 0.5
cos थीटा cos 30 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। a इक्वल टू 10 sin 30 इक्वल टू होता है 1/2, जिसका वैल्यू होगा 0.5 माइनस 0.5 cos 30 इक्वल टू √3/2। √3/2 को सॉल्व जब किया जाएगा तो 0.86 आता है। इसे आप लोग याद रखें, √3/2 की डायरेक्ट वैल्यू 0.86 होती है। 10 इन दोनों टर्म में 0.5 अगेन एज अ कॉमन आ जाएगा। 1 माइनस 0.86, 10 इंटू 0.5 इट बिकम्स 5, और इनसाइड ब्रैकेट क्या बचेगा, 1 माइनस 0.86 जब करेंगे तो 0.14 बचेगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 14 5 जा 70 एंड 2 पॉइंट पर डेसिमल एक्ट कर जाएगा। तो ये आ गया 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी इज स्लाइडिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन विथ इंक्लाइनेशन ऑफ 30 डिग्री। यहाँ भी एंगल 30 डिग्री है। इफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड प्लेन इज √3/4, देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ये क्वेश्चन एकदम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर कोई गुटका किसी आनत तल पर फिसल रहा है, ठीक है, जब ये फिसलेगा तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा उसके लिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला निकाल चुके हैं। ए इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू के इंटू कॉस थीटा। इस फार्मूले को हमको याद रखना है, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया। तो सबकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी, थीटा एंड म्यू के। जी इक्वल टू 10 लेंगे, साइन 30 हो जाएगा, माइनस म्यू के की वैल्यू कितनी गिवन है, √3/4। गतिज घर्षण गुणांक कितना है, √3/4। और cos थीटा क्या बन जाएगा, cos 30 अंश हो जाएगा। 10 साइन 30 होती है कितना, 1/2 माइनस √3/4, cos 30 की वैल्यू √3/2। 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, माइनस √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, इट बिकम्स 3, बिकॉज √3 का स्क्वायर होगा और स्क्वायर के केस में रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। 4 इंटू 2 8। इसको अगेन सॉल्व करते हैं। 10, अब यहाँ पे 8 एलसीएम हो जाएगा, और 0.5 इंटू 8 कितना बनेगा, 4 माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे। 4 माइनस 3 1/8। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 5/4, और 5/4 हमारा आ जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे 5 में 4 से तो 1.25 आता है। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे कहा जा रहा है, द मास ऑफ द बॉडी इज 5 kg एंड इट इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। एक टेबल पर रखा हुआ है। कोफिशिएंट्स ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड टेबल आर 0.4 and 0.3. If a horizontal force of 10 Newton and 30 Newton is applied on the body, then find out the force of friction acting on the body in each case. तो टेबल पर क्या किया गया है, एक मास को रख दिया गया है। इसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं। तो यहाँ पे 10 न्यूटन का मैं फोर्स लगा दिया, इसको F लिख दिया। जो अप्लाइड फोर्स है, लगाया गया फोर्स है, उसको F से डिनोट किया हूं। और फर्स्ट केस में जो है 10 न्यूटन की बात कर रहा है यहाँ पे।
तो 10 न्यूटन लगा दिया। अब दोस्तों इसका कुछ मास है और मास की वजह से कुछ वेट लगेगा और वेट की वजह से एक रिएक्शन यहाँ पे जनरेट हो जाता है। समझ गए? ये रिएक्शन जो है ऊपर के डायरेक्शन में आएगा और वेट इसका नीचे। तो इसकी वजह से कुछ न कुछ सीमांत घर्षण बल जो है यहाँ पे जनरेट हो जाता है और वो इम्पेंडिंग मोशन मतलब फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ये एक्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं एफ एस को सीमांत घर्षण बल लिखा हूं। इसकी जो अधिकतम वैल्यू होती है सीमांत स्थैतिक घर्षण बल एफ एस इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, ये होता है। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें। म्यू एस कितना गिवन है यहाँ पे 0.4 और आर इक्वल टू होता है एम जी, क्योंकि इसका रिएक्शन ऊपर आर लगेगा और इसको बैलेंस करेगा इसका वेट। तो आर एम जी को क्या कर दे रहा है? बैलेंस। तो आर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? एम जी 0.4। एम इक्वल टू कितना है? मास, द्रव्यमान जो है 5 है और जी की वैल्यू 10। इसको सॉल्व करते हैं। 0.4 इंटू 5 ये हो जाएगा 2, 2 इंटू 10 20 न्यूटन। तो यहाँ सीमांत स्थैतिक घर्षण की जो वैल्यू आई है वो एफ एस इक्वल टू 20 न्यूटन है। अब दोस्तों अगर कोई ब्लॉक रखा गया है उस पे हम जब बाहर से फोर्स अप्लाई करेंगे, बाहर से जब फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर उसकी वैल्यू सीमांत स्थैतिक घर्षण बल से कम है तो उसमें किसी प्रकार का मोशन नहीं होगा। ठीक है? अगर हमको मोशन करवाना है गुटका या ब्लॉक को तो कम से कम सीमांत स्थैतिक घर्षण बल से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बट यहाँ तो वैल्यू पहले से गिवन है 10 न्यूटन। तो क्या गुटका मूव करेगा? गुटका हमारा मूव नहीं करेगा। और इस स्थिति में जो घर्षण बल होती है, घर्षण बल वो किसके इक्वल हो जाएगा? 10 न्यूटन के ही इक्वल हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। 10 न्यूटन क्यों लेंगे? क्योंकि जो अधिकतम घर्षण बल लग सकता है स्थैतिक घर्षण बल वो 20 न्यूटन है, लेकिन जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बाहर से वो 10 न्यूटन है। जो एफ की वैल्यू है वो लेस देन एफ एस आ रही है। तो जो फोर्स लगाया जाएगा उतना ही घर्षण बल एक्ट करेगा। ठीक है? जैसे जैसे हम लोग फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे बाहर से वैसे वैसे एफ एस की भी वैल्यू क्या हो जाए, ये घर्षण बल की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। लेकिन घर्षण बल की वैल्यू कहाँ तक बढ़ सकती है? वो एफ एस तक बढ़ सकती है, जो कि हमारा यहाँ पे कितना आया है? 20 न्यूटन। ठीक है? इसके बाद सेकंड केस में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है। तो जब 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसको देखते हैं क्या होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए जो है यहाँ पे गतिक घर्षण बल की वैल्यू निकालते हैं। म्यू के इंटू आर, आर इक्वल टू अगेन एम जी हो जाएगा। म्यू के इक्वल टू 0.3 गिवन है, 0.3 इंटू एम 5 हो गया, जी इक्वल टू 10। सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 15 न्यूटन। और बट यहाँ पे फोर्स जो सेकंड केस है यहाँ पे फोर्स कितना अप्लाई किया गया है? 30 न्यूटन। ठीक। और जो गतिक घर्षण बल की वैल्यू आई है वो 15 न्यूटन आया है। कितना? 15 न्यूटन। तो बाहर से हम कितना भी फोर्स अप्लाई कर दें ये वैल्यू गतिक घर्षण बल से क्या है? ज्यादा है। तो जब गतिक घर्षण बल से ज्यादा हम बल लगाते हैं तो घर्षण बल के मान में क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो गतिक घर्षण बल लग रहा था ये वही वैल्यू घर्षण बल के इक्वल आ जाएगा। ठीक है? क्योंकि यहाँ अप्लाइड किया गया फोर्स 30 न्यूटन एफ के से ज्यादा है। तो उस केस में घर्षण बल कितना लगता है? 15 न्यूटन हो जाएगा।
इस क्वेश्चन में ध्यान देने योग्य ये है कि एफ के की वैल्यू म्यू के एम जी से हम लोग 15 न्यूटन कैलकुलेट किए। अब इस 15 न्यूटन से ज्यादा फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो कैपिटल एफ की वैल्यू एफ के से क्या है, ग्रेटर है। तो घर्षण बल कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन ही हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो घर्षण बल की वैल्यू बढ़ती जाती है और एक पीक वैल्यू ऑब्टेन करने के बाद वो कांस्टेंट हो जाती है। तो ये कांस्टेंट रीजन में आ चुका है। कांस्टेंट रीजन में आने का मतलब अब हम फोर्स अगर बढ़ा भी दे रहे हैं यहाँ पे, तब भी गतिक घर्षण बल यहाँ क्या हो जाएगा, वही घर्षण बल बन जाएगा। ठीक, तो 15 न्यूटन यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर बोला गया है ए ब्लॉक A of mass 10 kg rests on a horizontal table. A light string connected to it passes over a frictionless pulley, and to its other end, another block B of mass 15 kg is fastened. दूसरे एंड से 15 केजी का मास जो है हैंग कर दिया गया है और टेबल पर जो है 10 केजी का मास है। तो जब ऐसा अरेंजमेंट होगा तो ये जो मास बी है वो हमारा नीचे के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, गति करने लगेगा। तो जिस त्वरण से ये नीचे की ओर आएगा उसी त्वरण से ये ए वाला जो है दाहिनी ओर आएगा। ठीक, और इस डोरी में क्या हो जाएगा, तनाव आ जाएगा, टेंशन। तो अब हम क्या करेंगे, ब्लॉक ए का एफबीडी बना लेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, और ब्लॉक बी का इसके बाद जो है वहां से इक्वेशन मिल जाएगा, उसे सॉल्व करके टेंशन और एक्सेलरेशन जो है पता कर सकते हैं। सबसे पहले इधर हम एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी ऑफ, एफबीडी मीन्स फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ए। तो ऐसे एक ब्लॉक ले लिए। ठीक, और इस ब्लॉक पर इधर एक टेंशन फोर्स टी लग रहा है। जब ब्लॉक इधर जाएगा दाहिनी ओर, ये ब्लॉक हमारा किधर मूव करेगा, दाहिनी ओर जा रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, बाईं ओर लगेगा। घर्षण बल हमेशा क्या होता है, बल के विपरीत दिशा में, गति के विपरीत दिशा में लगेगा। और क्या हो रहा है, यहाँ पे त्वरण ए इधर ही है, गुटके पे एक रिएक्शन लगेगा आर, और इसका वेट नीचे लगेगा। जो फोर्स था उसको एफबीडी में शो कर दिया गया। अब दोस्तों ये गुटका दाहिनी साइड जा रहा है, तो टी और एफ के में कौन ज्यादा होगा, टी ज्यादा होगा। तो जो परिणामी बल है वो क्या हो जाएगा, टी माइनस एफ के। अगर ये गुटका बाईं ओर जा रहा होता तो मैं एफ के माइनस टी लिखता। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी माइनस एफ के, ये बन जाएगा एम ए। मतलब इसको m1 मान सकते हैं, m1 इंटू ए। इसका मास जो है m1 है, तो ये m1g हो जाएगा। ये जो इक्वेशन लिखा गया है ये न्यूटन सेकेंड लॉ से लिखा गया है, फोर्स समेशन एफ इक्वल टू एम ए। तो टेंशन टी हो गया है माइनस एफ के इक्वल टू होता है म्यू के इंटू आर, और आर इक्वल टू हम लोग एम जी लिख सकते हैं। तो एम जी मतलब यहाँ पर m1 हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉक ए की बात हो रही है। m1 इंटू जी इक्वल टू m1 ए, वैल्यू पुट कर देंगे, टी माइनस म्यू के यहाँ जो गतिक घर्षण गुणांक है 0.4 है। इसके बाद m1 के प्लेस पे ये 10 किलोग्राम का था। ठीक है, तो इसको 10 ले लेंगे, और ये जो है हमारा 15 किलोग्राम का है। तो m1 की वैल्यू यहाँ हमने 10 लिए, जी इक्वल टू अगेन 10 हो जाएगा, m1 10 है, ए सॉल्व करेंगे, टी माइनस 10 इंटू 10 100, 100 इंटू
0.4 तो कितना बन जाएगा ये 40 आ जाएगा 40 इक्वल टू 10 इंटू ए। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद एफ बी डी हम लोग सेकेंड ब्लॉक का निकालते हैं। एफ बी डी ऑफ ब्लॉक बी, इसका एफ बी डी कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे ब्लॉक ये जो है बी है और इस ब्लॉक में ऊपर के डायरेक्शन में एक टेंशन लग रहा है, नीचे के डायरेक्शन में इसका वेट है जो कि m2g हो जाएगा। और ये जो ब्लॉक बी है वो किस साइड जाएगा? नीचे के डायरेक्शन में गति करेगा और त्वरण भी इसका ए है। तो जैसा कि हमने बताया कि जिस साइड गुटका गति करता है उस साइड वाला बल क्या होगा? ज्यादा होगा, वो लार्जर वैल्यू होगी उसकी। तो यहाँ पर हम लोग अगेन न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। फोर्स इक्वल टू m2 इंटू ए और समेशन एफ इक्वल टू आ जाएगा m2g माइनस टी इक्वल टू m2 इंटू ए। और m2 के प्लेस पर क्या हो जाएगा? यहाँ 15 g इक्वल टू 10 माइनस टी इक्वल टू m2 15 इंटू ए। 15 10 जा 150 माइनस टी इक्वल टू 15 ए। यहाँ से गाइस टी इक्वल टू फाइंड कर लें। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 150 माइनस 15 ए। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है और ये क्या था? इक्वेशन फर्स्ट। अब टी की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं? एक काम करते हैं, यहाँ पर जो टी आया है इक्वेशन फर्स्ट जो लिखा गया है उसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग ना टी की वैल्यू ही लिख लेते हैं। यहाँ से टी की वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 प्लस 10a। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में लेफ्ट साइड क्या है? टेंशन है। तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट 40 प्लस 10a इक्वल टू 150 माइनस 15a। ये माइनस 15 लेफ्ट में आएगा तो बन जाएगा 25a इक्वल टू 150 माइनस 40 और 150 माइनस 40 बन जाएगा 110। a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 110 अपान 25। इसको सॉल्व करते हैं। 25 से डिवाइड करेंगे इसमें 110 में तो 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 25 4 जा 100, फिर ये 10 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे 0 तो अगेन जो है 4 टाइम्स जाएगा। तो हमारा जो एक्सेलरेशन आ चुका है वो 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक आंसर तो यही हो जाएगा। और सेकंड टेंशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन अवेलेबल है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। किसी भी एक इक्वेशन में आप ए की वैल्यू पुट करके टेंशन जो है निकाल सकते हैं। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन इक्वेशन 1, इक्वल टू 40 प्लस 10 इंटू ए इक्वल टू यहाँ हो जाना है 4.4। सॉल्व करेंगे 40 प्लस 10 इंटू 4.4, ये बन जाएगा 44। 40 प्लस 44 होगा 84। और ये टेंशन है, टेंशन फोर्स है तो एक टाइप का ये इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? न्यूटन। तो ये 84 न्यूटन आ गया। तो इस टाइप से हम लोगों ने एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। तो जब भी इस टाइप का मूवमेंट वाला क्वेश्चन हो, ब्लॉक जो है मूव कर रहा हो, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा हो, कुछ टेंशन हो, तो उसमें हम लोग एफबीडी का हेल्प लेंगे। एफबीडी से जो है क्या किया जाता है?
सभी फोर्सेस को हम लोग सेपरेटली जो है डिस्कस करते हैं। जैसे उसमें फोर्स को अप्लाई कर दिया जाता है और इसके बाद उसमें क्या करते हैं, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और वैल्यू हमको मिल जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ए ब्लॉक एंड टेबल इज 0.2। स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ 0.2 गिवन है। दिस ब्लॉक इज कनेक्टेड टू another block of mass 4 kg by a light string. What should be the minimum mass of the block placed on the table so that the system remains stationary? मेज पर रखा एक गुटका है। ये जो गुटका रखा गया है, ठीक है, गुटके और मेज के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक की वैल्यू म्यू एस हमको दिया है 0.2 और 4 किलोग्राम द्रव्यमान के अन्य गुटके से जुड़ा है और चिकनी घिरनी पर से ये क्या हो रही है, गुजर रही है। ठीक है, डोरी चिकनी घिरनी से क्या हो रही है, गुजर रही है और 4 किलोग्राम का मास जो है हैंग कर रहा है। मेज पर रखे गुटके का न्यूनतम द्रव्यमान कितना होना चाहिए, मतलब इसका मास हमको बताना है। तो फिर से वही करते हैं, एफबीडी बनाते हैं। इसको कुछ ब्लॉक ए ले लें और ये हमारा ब्लॉक बी है। ठीक, एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए, ये ब्लॉक है, इसमें इस साइड टेंशन लग रहा है और लेफ्ट साइड क्या होगा, एक गतिक घर्षण बल लगेगा और ये गुटका हमारा किधर जा रहा है, दाहिनी साइड, तो त्वरण ए मान लेते हैं। तो इक्वेशन लगाएंगे न्यूटन्स लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या हो जाएगा, समेशन एफ इक्वल टू m1 इंटू ए। तो समेशन एफ में क्या होगा, टी माइनस एफ के हो जाएगा। क्यों एफ ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये जो ब्लॉक है वो दाहिनी साइड आ रहा है, m1 इंटू ए। तो यहाँ टी माइनस एफ के इक्वल टू m1 ए आया है। अब यहाँ पे निकाय स्थिर रखवाना है, तो निकाय के स्थिर होने के लिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये निकाय हमारा स्थिर कब हो सकता है, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो इस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो टी माइनस एफ के इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू एफ के। ठीक, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकेंड ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी। यहाँ पे 4 केजी का मास है, m2 लेते हैं इसको और टेंशन ऊपर t है और नीचे के डायरेक्शन में 4g, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, गुरुत्वीय त्वरण है, तो इसको जो है 10 ले लेते हैं। अब ये बन गया फोर्स। तो ये गुटका टेंडेंसी किधर है जाने की, ये गुटका हमारा नीचे जा सकता है, तो एक्सेलरेशन कुछ ए शो कर दे रहे हैं, बट यहाँ पर स्थिर निकाय के लिए क्या होना चाहिए, अभी एक्सेलरेशन 0 कर दिया जाएगा। यहाँ शो सिर्फ इसलिए किया हूं क्योंकि हमको फार्मूला अप्लाई करना है, फार्मूले में हम लोग 0 पुट कर देंगे। m2a समेशन f, तो 40 ज्यादा होगा कि t ज्यादा होगा, 40 ज्यादा होगा। 40 माइनस t इक्वल टू m2 इंटू ए, और अब की बार a की वैल्यू यहाँ क्या कर देना है, 0। 0 इसलिए किया गया है यहाँ पर और यहाँ पर, दोनों ही केस में a की वैल्यू 0 किए हैं
क्योंकि निकाय हमारा क्या है? स्थिर है। स्थिर निकाय के लिए, ठीक है? स्थिर निकाय के लिए हम दोनों में एक्सेलरेशन 0 कर दिए। तो यहाँ से टेंशन कितना आ गया? 40 न्यूटन। अब इस टी की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एफ के इक्वल टू निकल के आ जाएगा, टी के इक्वल है तो एफ के कितना बन गया? 40। ठीक। अब एफ के इक्वल टू हम लोग को पता है, एफ के इक्वल टू क्या होता है? एम ए। एफ के इक्वल टू क्या होता है? एम ए होता है, बट यहाँ पे ये नहीं अप्लाई करना है, हम लोग को सिंपल क्या करना है? म्यू के इंटू एम जी अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मास चाहिए यहाँ पे। ठीक है। और एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग स्थिर निकाय का था, तो ए की वैल्यू 0 करके इक्वेशन जो है ये निकाले हैं। तो एफ के इक्वल टू क्या होता है? म्यू के इंटू आर के प्लेस पे हो जाएगा एम जी इक्वल टू 40। तो एम इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम इक्वल टू 40 अपान म्यू के इंटू जी। ये हो जाएगा 40 अपान म्यू के की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे? 0.2 है यहाँ। ठीक है। यहाँ स्टैटिक की बात हो रही थी, तो स्टैटिक के केस में यहाँ सब ये जो एफ के है ये एस से रिप्लेस कर दें इसको, ये एफ एस है सब। ठीक है। स्थिर करवाना था तो क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये सभी यस रहेगा। तो 40 अपान 0.2 हो गया और जी की वैल्यू 10 ले लेंगे। यहाँ से 0 0 फिनिश हो गया, 4 अपान 0.2। ठीक है। या ऐसे कर लेते हैं, ये 0.2 इंटू 10 कितना बन जाएगा? ये 2 हो जाएगा, और 2 से 40 डिवाइड कर देंगे 20 आ जाएगा। तो मास कितना आ गया? 20 केजी। तो अगर इस निकाय को स्थिर अवस्था में बने रहना है तो उसका कम से कम मास, इसका मास कम से कम कितना होना चाहिए? 20 केजी होना चाहिए इस ब्लॉक का। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो दोस्तों हम लोग आज फ्रिक्शन से रिलेटेड जो है कुल 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, और आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इस पर बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे और उसका जो है विश्लेषण मीन्स एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।